कि ऐसे कौन से इंटरव्यू में थे जहां पर इतने बड़े मुद्दे हैं। पहला मुद्दा आप लोग सब लोग थे, मेरे सभी सम्मानित प्रेस के साथी थे, जिसमें केजीएमयू की तरफ से ये बोला गया कि क्या महिला आयोग, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, महिला आयोग वो बच्ची आई कि नहीं आई? आई थी? वो बच्ची आई थी कि नहीं आई थी? आप लोगों के पास सबूत है इस बात का। दूसरा विषय कि क्या वो बच्ची ने क्या पहले कंप्लेन नहीं करी थी प्रॉक्टर से? यहाँ पे उन्होंने पहली बार जरूर कंप्लेन करी थी, और जो है जब उसका समाधान नहीं निकला तो वो बच्ची महिला आयोग आई मेरे पास। जबरन धर्मांतरण कराने का प्रयास किया गया। इसमें एक मिनट आप, इसमें प्रोफेसर वाहिद अली और प्रोफेसर सुरेश बाबू का भी 10 दिन का ट्रैक रिकॉर्ड है ये पुलिस के पास कि जब डॉक्टर रमीज मलिक यहाँ से भागा और प्रशासनिक दबाव में आया महिला आयोग के संज्ञान के बाद, 10 दिन तक इन दोनों लोगों की उससे बात हुई है। क्यों नहीं आज तक ये प्रोफेसर वाहिद अली और प्रोफेसर सुरेश बाबू पे केजीएमयू की तरफ से कार्रवाई की गई है? यहाँ पर कई तरीके से धर्मांतरण तो एक विषय है ही जो हो गया और बहुत दुखद हुआ। वो बच्ची की आज जन सुनवाई थी जिसकी वजह से मुझे आधे घंटे लेट भी हो गया। मैं इस केस के बारे में आपको एज आयोग, एज प्रशासनिक उससे कि रमीज ने 2 लाख रुपए अपने घर से भागने से पहले लिए थे, ये जांच की रिपोर्ट है। और पहली लड़की जिसको उसने विक्टिम बनाया, उसने 17 पेज का, 17 पेज, एक नहीं दो नहीं 17 पेज का लिखित बयान अपना दिया है। और 17 पेज के बयान में उस विक्टिम ने लिखा है कि उसको किस तरह से मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी गई। तीसरी बात, जब उसको इतनी बार पीटा गया, इतनी बार मारा गया, तब भी जो है उसने रमीज की माँ का नाम भी लगाया जो कि कन्वर्जन में उसके साथ मिली हुई थी। इतना होने के बावजूद जब इस मामले पे आप लोगों ने सबने हल्ला किया, सारे लोगों ने प्रशासनिक जो है उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात की, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं पीड़िता से जब बात करी, उसके बाद ये कार्रवाई हुई है कि रमीज डॉक्टर से हमारा कोई मतलब नहीं है। तो जब वो भाग गया तो आपका मतलब क्या होगा? उसके ऊपर तो महाराज जी ने जो है वारंट धर दिया है ना, 25,000 रुपए का इनाम ही वो डकैत हो गया है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की बात क्यों हो रही है, केजीएमयू की तरफ से इतनी लापरवाही क्यों हो रही है? दूसरा विषय मेरे पास आज, जिसकी वजह से मैं लेट होकर के आई, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आज ये प्रकरण क्या था। आज इस प्रकरण की वजह से आई क्योंकि एक यहाँ पे मेल डॉक्टर है, एक फीमेल डॉक्टर की मेरे पास रिपोर्ट आई मैं दिसंबर को, और दिसंबर में उन्होंने ये बात बताई कि उनका सीनियर डॉक्टर है, वो उनका नाम मैं नहीं लेना चाहती हूँ मीडिया के सामने क्योंकि गोपनीयता भंग होगी। आज इसी केस के संबंध में मैं आई थी और अब मैं, क्योंकि मुझे मजबूर होना पड़ रहा है कि प्रेस के माध्यम से मैं ये बता सकूं कि महिला आयोग अब किसी प्रकार से शांत नहीं होगा। उस डॉक्टर को बोला गया कि आप महिला आयोग क्यों गई, किस हैसियत से गई? मैं पूछना चाहती हूँ केजीएमयू के पूरे प्रशासन से, क्या महिला आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? क्या महिला आयोग जो है इस सरकार और इस संविधान की बनाई हुई नहीं है? क्या महिला आयोग के पास आने के लिए केजीएमयू की वाइस चांसलर या अन्य किसी प्रशासनिक व्यक्ति का एक महिला को सपोर्ट लेना पड़ेगा? दूसरा विषय, जिस बारे में उस लेडी डॉक्टर ने हमारे पास कंप्लेन करी, वो सेक्सुअल असॉल्ट था, अभद्रता थी। जब उन्होंने लगातार कंप्लेन करी, और ये प्रकरण पिछले 6 माह से चल रहा है, जब लगातार उन्होंने ये कंप्लेन करी, उसके बाद जब वो मेरे पास दिसंबर में आई है तो उनसे बोला गया कि आप महिला आयोग मत जाइए, हम विशाखा कमेटी बनाते हैं, विशाखा कमेटी की जांच रिपोर्ट आएगी। उसको भी, विशाखा कमेटी को भी अपनी तरह से तोड़ मरोड़ करके वो सारे सबूत जो है और साक्ष्य जो है सबको बताए गए। इस पे एनसीडब्ल्यू में हमारे यहाँ आदरणीय विजया राडकर जी चेयरपर्सन है, एनसीडब्ल्यू की तरफ से खुद संदिग्ध रिपोर्ट पाए जाने पर इस पे दोबारा जांच बैठाई गई। तो मुझे लगता है कि केजीएमयू में स्वास्थ्य के ऊपर तो काम हो नहीं रहा है, यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के ऊपर नहीं ध्यान दिया जा रहा है, यहाँ पर वाइस चांसलर महोदया मिलना नहीं चाहती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से,
और इस तरह की के असहज रूप से समाज के प्रति जो एक दर्पण दिया जा रहा है, जिस तरह से तीमारदार यहाँ पर लाइन के लाइन खड़े रहते हैं। और सबसे बड़ा विषय यहाँ पर यह है, जिस व्यक्ति ने उस महिला डॉक्टर के साथ अभद्रता करी, वो व्यक्ति ही ब्लड बैंक का इंचार्ज था। ब्लड स्टोरेज बैंक का ये सर्टिफिकेट अप्रूवल है, जिसकी 2 साल तक परमिशन नहीं थी। प्रशासन को और सरकार को, दोनों लोगों को सब तरीके से अंधकार में रखा गया। ये मैं पूछना चाहती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जब एक स्वस्थ भारत का, एक फिट भारत का निर्माण करना चाहते हैं, तो उनके इस सपने के साथ किसने खिलवाड़ करने का अधिकार दिया है? इस पे मुझे जवाब चाहिए। और ये कॉपीज मैं आप सभी को दूंगी, क्योंकि ये मेरे पास लिखित आई है। ये सारी कॉपीज 2 साल तक बिना लाइसेंस के किसी को भी अलाउड नहीं है कि आप जो है किसी तरीके से ब्लड बैंक चलाएं। यहाँ 2 साल में गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में महिलाओं को जब ये ब्लड सप्लाई हुआ, कितनी डेथ्स हुई, इस पे जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो इस पे जांच होगी और हम ये अश्योर करेंगे कि इसमें अगर किसी की मृत्यु हुई है या इस तरीके की लापरवाही हुई है, और जो मोदी जी और योगी जी का फिट इंडिया का सपना ध्वस्त करने का काम किया है, इस पे भी संज्ञान लिया जाएगा। केजीएमयू के धर्मांतरण मामले पर आरोपी रमीज भले ही गिरफ्तार हो गया हो, लेकिन पिछले 18 दिनों से जिस तरीके से वह फरार था, ऐसे में पुलिस को कई अहम जानकारियां लगी हैं, जिसमें सबसे बड़ी जानकारी ये है कि उसके पास लाखों रुपए उसके अकाउंट में पहुंचे हैं और ये लाखों रुपए उसके अलग अलग लोगों के द्वारा भेजे गए हैं। जिसमें पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि ये रुपए पीएफआई यानी प्रतिबंधित जो संगठन है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उससे भी पहुंचे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी है डॉक्टर शाहीन, उसके करीबियों ने भी इस रुपए को दिया हुआ है। तो ये तो साफ है कि जिस तरीके से आरोपी रमीज मलिक पिछले 18 दिनों से फरार था, उसमें उसकी मददगार करने के लिए कई लोग सामने आ गए थे और उसी के चलते लाखों रुपए उसके अकाउंट में दिए गए। अब पुलिस इस पूरी ट्रेल का पता लगाने की कोशिश कर रही कि आखिर कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और किस तरीके से लाखों रुपए इसके अकाउंट में आए, जो कि उसके बचने का पूरा सहारा बन रहे थे। यहाँ तक आरोपी रमीज ने अपनी मदद के लिए बड़े वकीलों की एक टीम भी तैयार करने को कहा गया था, जिससे कि उसको इस पूरे मामले से बचाया जा सके। और इसी को लेकर पिछले 18 दिनों से आरोपी रमीज मलिक पूरी तरीके से पुलिस से बचा हुआ था और इन सब की तैयारी कर रहा था। अब इस खुलासे के बाद पुलिस पूरी तरीके से अन्य ट्रेल का भी जानकारी कर रही है।